खबरें राजनीति की, खबरें सरकार की, खबरें सहकार की और खबरें व्यापार की। खबरें उन खबरों की जो खबरों का बनाते हैं बाजार। खबरें उन सभी मुद्दों की जो सियासत को देते हैं आकार। खबरों से सिर्फ इतना सरोकार कि वो आपके बीच की हो, जिन्हें जानना आपका है अधिकार। खबरों पर एक समग्र दृष्टिपात। देखिए मेरे साथ हमारे एक विशेष कार्यक्रम फ्रॉम टॉप एंगल पर। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। नाम है फ्रॉम द टॉप एंगल। कोशिश करेंगे देखने की उन सारे एंगल से ताकि वो घटनाएं साफ नज़र आएं और उनके पीछे जो उद्देश्य हैं, जो निहितार्थ हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत आज करते हैं। पहलगाम की बायसन घाटी में आज से ठीक 1 महीने पहले चले कत्लेआम मचाया जो घटना हुई थी, आपको याद होगी जब घाटी में ये घटना हुई थी, जब करीब 26 जो पर्यटक थे उन्हें चुन चुन कर मारा गया था। आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने बेकसूर सैलानियों का धर्म पूछकर परिवार के सामने गोली मारी। इसके बाद पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकाने तनाव होते देखे। तो सीज फायर के बाद की शांति भी हमने देखी, वो जो शांति प्रस्ताव आया था। इस दौरान कई सवालों का सीधा जवाब नहीं मिला। मसलन 1 महीने बाद भी पहलगाम के हमलावर कहाँ हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल खोया? क्या ट्रंप ने कराया सीज फायर? ये जितने विषय हैं, कितने विषय और क्या आते हैं, आप समझिएगा कि ये जो बायसन घाटी का हमला होता है, इसमें जो आतंकवादी हैं, क्या वो खोजे गए, क्या वो मारे गए, क्या वो पकड़े गए? ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या कोई ऐसा घटनाक्रम था जो इसके साथ जुड़ता है, या फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तनाव बना हुआ था, इसे क्या ट्रंप ने इसकी मध्यस्थता की और इसे समाप्त करवाया? ये सारे विषय हैं जो सीज फायर को लेकर उठे थे। और भी इससे विषय हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? ये सवाल बार बार कांग्रेस पूछ रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को यह मैसेज भेज दिया था कि हम आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेना के पास यह ऑप्शन है कि इस कार्रवाई में शामिल ना हो और इससे दूर रहे। लेकिन उन्होंने सलाह नहीं मानी। जयशंकर के इस बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 17 मई को सवाल खड़े करते हुए पूछा था। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाए थे कि आप विदेश मंत्री ने इसका पहले ही खुलासा कर दिया था। ये तमाम प्रश्न पूछे गए थे और कहा था कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसमें यह कहा था कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी गई हो। ये जो विदेश मंत्रालय का आता है बयान, उसमें यह कहा गया है, जैसा आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन से पहले इसकी जानकारी दे दी गई। और इसमें यह भी कहा जा रहा था कि जानकारी जब दे दी गई उसके बाद जो बड़े आतंकवादी थे वो वहां से भाग निकले। लेकिन जब इसकी बात कही विदेश मंत्रालय की ओर से, जब इसका जवाब आया तो उसमें कहा गया कि इसे इस रूप में लिया गया कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। ऑपरेशन शुरू हो चुका था, उसके बाद ये चेतावनी दी गई थी। अब इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दे दी गई हो। समझिएगा जो मंत्रालय कह रहा है, तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, ये पूरी बात कही गई। आप समझिएगा जिस पर एक बड़ी राजनीति चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है जो पहलगाम का मामला है, जिसमें कि पहलगाम हमला करने वाले चारों आतंकवादियों का क्या हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। बायसन घाटी में टूरिस्ट पर हमला करने के बाद चारों आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। आतंकियों को ढूंढने में आर्मी, राष्ट्रीय राइफल पैरा कमांडो यूनिट, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं। जंगलों, पहाड़ों और रिहायशी इलाकों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को
हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे। इन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। आतंकियों में आदिल हुसैन ठोकेर, हाशिम मूसा और अली भाई शामिल हैं। तीनों ही लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इस पर भी कांग्रेस की तरफ से ही सवाल उठाए गए थे। तो आप समझिएगा, इसके बाद हम सुनाते हैं कहा क्या जा रहा है। लेकिन इस पूरे विषय पर जो कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, उठाया था और कहा था कि क्या ऑपरेशन के पहले ही विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी दे दी गई थी कि हम ये ऑपरेशन आतंकी ठिकानों पर ही करने जा रहे हैं, हम सैन्य ठिकानों पर या फिर सेना पर ये ऑपरेशन नहीं करने जा रहे हैं, ये बताया था क्या। लेकिन उसके बाद जो बातें आती हैं, ये कहा गया है विदेश मंत्रालय की ओर से कि नहीं, ऑपरेशन शुरू होने के बाद जो डीजीएमओ होता है उस लेवल पर यह जानकारी दी गई थी कि ये ऑपरेशन आतंकी ठिकानों पर किया जा रहा है, आपके पास ऑप्शन है इसमें शामिल ना हो। ये पूरा विषय है जो विदेश मंत्रालय की ओर कहा गया है। और एक्सपर्ट का इस पर व्यू आता है जो मैं देख रहा था। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन शुरू होने के बाद जो जानकारी दी गई थी उस समय बिल्कुल संभव नहीं कि आतंकी, कैसे भी आतंकी, बड़े छोटे, किसी भी रूप में अपना ठिकाना बदल सकें, कहीं और जा सकें। तो ये पूरा विषय था। सुन लेते हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, तो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला है। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें ऑक्सीजन पाकिस्तान को किसने दिया है? पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन ने दिया है ना। चीन ने तो दिया पाकिस्तान को ऑक्सीजन। चीन के सहायता के बिना पाकिस्तान तो ये युद्ध नहीं लड़ सकती थी। हम और आज सफलता हासिल कर सकते थे, पर चीन की जुगलबंदी जो थी पाकिस्तान के ऊपर, हमने सवाल उठाए हैं। और तो आपने सुना क्या कह रहे हैं। लेकिन वो जिस प्रकार की व्याख्या है, जिस प्रकार से गृह मंत्रालय की ओर से बयान आया है, क्षमा कीजिएगा, विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान आया उसमें कहा ऑपरेशन शुरू होने के बाद और शुरू होने के पहले अंतर होता है। तो शुरू होने के बाद ऑपरेशन, ये जानकारी दी गई जब ऑपरेशन शुरू हो गया, क्योंकि ये बताना जरूरी था। जो मैं देख रहा था, एक्सपर्ट जो रिव्यू कर रहे थे और बता रहे थे कि ये बताना जरूरी होता है, क्योंकि इस हमले को पाकिस्तान ये ना मान ले कि भारत ने एक तरफा उसकी तरफ अघोषित युद्ध शुरू कर दिया है, बड़ा युद्ध का एक तरीके से ऐलान कर दिया है, हमले किए जा रहे हैं, ये संदेश ना जाए। इसलिए ये बताना पड़ता है, डीजीएमओ को बताया गया कि ये युद्ध नहीं है, यह पाकिस्तान पर हमला नहीं है, बल्कि यह आतंकवादी ठिकानों पर किया गया हमला है। और मिलिट्री चाहे, पाकिस्तान चाहे तो अपने आप को इससे अलग रख सकता है। कुल मिलाकर यही था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों समझा जाता है कि भारत की विदेश नीति या फिर भारत
कि सैन्य क्षमता इस मोर्चे पर इतनी कमज़ोर हो सकती है कि ऐसे महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील मुद्दों की जानकारी पहले ही उस देश को दे दी जाए जिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वह आतंकवाद का पोषक रहा है, जिसकी बात अभी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बीकानेर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने राजस्थान में पहले कहा था कि सौगंध इस मिट्टी की हम देश नहीं झुकने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी। सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने देखा कि उसकी हालत खराब हो रही है, दुर्दशा हो रही है, तब उसने संधि कहिए कि सीज फायर की अपील भी की। आगे कहा प्रधानमंत्री ने, देश ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया था और साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा, हम आतंकवाद के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार बनाता है। पाकिस्तान एक बात भूल गया कि जब भारत माँ का भारतीय सेवक मोदी यहाँ पर सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मोदी जी। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को
खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, जनता भी उनके साथ जुड़ी हुई थी, नारे लग रहे थे और जो ओजस्वी भाषण दिया, एक प्रकार से हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओजस्वी भाषण दिया। वहाँ पर कुल मिलाकर अपनी नीति भी बताई, स्पष्ट कर दी और साथ ही साथ विश्व को भी एक संदेश दिया कि अब भारत इस प्रकार से ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है, ना पीछे हटने वाला है। जवाब दिया जाएगा, जैसा भी संगत जवाब हो। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट में पेश किया। करीब 1.5 घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को ज्योति की 4 दिन की रिमांड दे दी गई है, मतलब 4 दिन और बढ़ा दी गई है। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। इस पर जज ने कहा कि 7 दिन की रिमांड किस लिए चाहिए और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है
और उसके बाद उसके फ़ोन, लैपटॉप और सही जो भी बातें बताई जा रही हैं जांच में, ये बताया गया कि इनके एविडेंस नहीं मिले हैं और इसे लेकर ज्योति से पूछताछ की जानी है। ये सारी बातें बताई एजेंसी ने और कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और साथ ही कहा कि जो 7 दिन की रिमांड मांगी थी उसे 4 दिन कर दिया, मतलब 4 दिन की रिमांड दे दी। पेशी के बाद ज्योति को मीडिया की नज़रों से बचाने के लिए पुलिस फिल्म स्टाइल में उसे बाहर ले गई। पुलिस ने पहले काले शीशे वाली स्कॉर्पियो मंगाई, फिर कोर्ट का मेन गेट बंद करा दिया। इसके बाद ज्योति को उसमें बिठाने के बाद पुलिस वहां से रवाना हो गई। इस दौरान किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की। ज्योति 16 मई को गिरफ्तार हुई थी। इसके बाद 5 दिन तक रिमांड पर रहते हुए हिसार पुलिस के अलावा NIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB और अन्य खुफिया एजेंसियों ने उससे पूछताछ की थी। NIA सोर्सेस के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में ज्योति की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पहलगाम हमले से पहले और उसके बाद वह किन किन लोगों के संपर्क में रही, किस किस से बात की, इसे लेकर उसके मोबाइल खंगाले जा रहे हैं और भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इसके बाद NIA उसे पहलगाम भी ले जा सकती है। यह शक इसलिए गहराया क्योंकि पहलगाम हमले से पहले कश्मीर में ज्योति ने उन्हीं जगहों के वीडियो बनाए जहां सेना की तैनाती या मूवमेंट नहीं थी। जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि ज्योति ने सिर्फ ट्रैवलिंग के इरादे से वीडियो बनाए या फिर उसमें पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए कोई कोड छिपा था। इसके लिए उसके बैंक खातों में कश्मीर टूर के दौरान हुए ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। जांच में ज्योति के 4 बैंक अकाउंट मिले हैं जिनकी लगातार जांच की जा रही है। कुल मिलाकर समझिएगा जितनी भी परतें हैं वो खोलने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है और चूंकि ये पूरा मामला आपस में कहीं ना कहीं गुथा हुआ है तो इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आगे एक और जो बड़ी खबर है जिसे लेकर प्रदेश में सियासत भी चल रही है, काफ़ी बातें हो रही थी। कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने पूछा भी था, जिसकी बात भाजपा किया करती थी जब विपक्ष में थी। हाथों में एक सूची हुआ करती थी, लिस्ट हुआ करती थी, जिसमें बताया जाता था कि रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या, घुसपैठियों की संख्या इतनी है, इन्हें बाहर सरकार क्यों नहीं कर रही है। अब यह विषय बड़ा होता इस रूप में दिखाई दे रहा है। सियासत तो चल ही रही है, लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं और अलग अलग शहरों में नाम बदलकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर घर किराए से लेकर रह रहे हैं। ऐसी सूचना लगातार एजेंसियों को मिल रही है, ऐसी सूचना लगातार पुलिस को मिल रही है, सरकार तक ऐसी सूचना मिल रही है। ऐसे में मकान मालिकों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे मकान मालिक सावधान हो जाएं वरना उन्हें जेल हो सकती है। सरकार ने हर जिले में STF गठित किया है जो अवैध प्रवासियों को ढूंढ रही है। स्पेशल टास्क फोर्स STF अवैध रूप से बसे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर तक पहुंचाने का काम करेगी। समझिएगा, होल्डिंग सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर ऐसे पहचाने गए लोगों को रखा जाएगा जब तक कि उनका इमिग्रेशन ना हो सके या फिर आगे की कार्रवाई ना हो। अगर ये भी बार बार कहा जा रहा है, पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आपने भी अनजाने में या जानबूझकर किसी बांग्लादेशी नागरिक को या पाकिस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को अपने मकान में किराएदार या सहायक के रूप में रखा है तो आप पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बता दें, एक प्रकार की जागरूकता है। सरकार ने जो बातें कही हैं, जो प्रशासन जो बात कह रहा है, यही कह रहा है कि अवैध रूप से रहने वालों की जाँच हो जा रही है, की जा रही है। लगातार इस पे छापे मारे जा रहे हैं और समझिएगा कि जो इंटेलिजेंस पुट मिल रहे हैं वहाँ भी ये पहुँच रहे हैं, पुलिस पहुँच रही है, प्रशासन के अधिकारी पहुँच रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जागरूक आपको भी होना पड़ेगा, आम लोगों को भी होना पड़ेगा, क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग हैं या फिर किन्हीं लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को किराए पर मकान दिया है या फिर किसी रूप में उनकी सहायता की है या कर रहे हैं, तो उन्हें भी सावधान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि वो तुरंत जाकर जो पास का पुलिस स्टेशन है, जो सक्षम अधिकारी है, उसे इस बात की जानकारी दें
या फिर उसे ऐसा कुछ लगता है कि जो रहने वाले लोग हैं वो संदिग्ध हैं, तो इसकी जानकारी वो पुलिस को दे, अपने निकटस्थ थाने में दे और बताएं, तो ऐसे में वो इस प्रकार की कार्रवाई से बच सकता है अगर यह सब कुछ स्पष्ट हो, जांच में अगर वो दोषी ना पाया जाए और उसने अगर सब कुछ पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो और भी जो डेवलपमेंट है, हम बता दें कि 9 फरवरी को रायपुर पुलिस और एटीएस ने 3 बांग्लादेशी भाइयों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। तीनों भाई रायपुर में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके पास से फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज मिले हैं। आरोपी बगदाद भागने के लिए मुंबई तक पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता थी, पुलिस की चुस्ती थी, या फिर इस पूरे मामले में समझिएगा ये जो प्रदेश में ये जो कार्रवाई हो रही है, ये खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए हैं और देश के सभी राज्यों को इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि सरकारें राज्य स्तर पर इस पूरे विषय की जांच करें और ऐसे घुसपैठियों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें चिन्हित करें। तो इसी क्रम में, इसी तारतम्य में, चूँकि पुलिस काफ़ी सतर्क थी, चौकस थी, तो ये पकड़ लिए गए और इन्हें फिर रायपुर लाया गया है। फिर यहाँ जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ के जो रहने वाले थे, जिस स्थान की बात की जा रही है वो टिकरापारा के रहने वाले थे। तो अभी रायपुर पुलिस की अभी भी तलाशी चल रही है। इसके साथ ही साथ दुर्ग में भी ऐसा कुछ मामला देखने को मिला। 27 अप्रैल को रायगढ़ में भी ऐसे 2 पाकिस्तानी पकड़े गए, जिसमें कि बताया जा रहा है कि वो भाई बहन हैं और उन्हें भी जो दस्तावेज की उनकी जो पहचान की गई, दस्तावेज की जांच की गई, तो आधार कार्ड उनका फर्जी बताया गया। इस आधार पे उन्हें पकड़ा गया है। लॉन्ग टर्म वीज़ा तो उनके पास था, लेकिन उनके पास आधार कार्ड फर्जी था, ये बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से जिस पर की सियासत चल रही थी, सरकार ने इस ओर अपने कठोर कदम बढ़ा दिए हैं, या फिर जिस प्रकार की बातें की जा रही थी इसे लेकर सरकार गंभीर है और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जो कि सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं देश के बड़े तंत्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कि इस प्रकार की गतिविधियों को ध्वस्त किया जाना है जो कि राष्ट्र विरोधी हों, तो ऐसे में ये सारी पहचान की जा रही है और इन्हें खोजा जा रहा है। इसके लिए व्यापक स्तर पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। तो अब इसके लिए जो बहुत से विषय होंगे, तो ये सब जानने की आपको भी आवश्यकता है। जैसा कहा जा रहा है कि ये जो घुसपैठिए हैं, इनकी अगर किसी रूप में आपको जानकारी मिलती है, संदिग्ध रूप से आप पाते हैं कि ये सब कुछ अगर हो रहा है आपके आसपास, तो ऐसे लोगों की सूचना दें। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश में लगभग 1800 बांग्लादेशी और 2000 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं। ये विभागीय सूत्रों के अनुसार बात हो रही है। ये जो विभागीय सूत्र बता रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से जो बातें सामने आ रही हैं, पाकिस्तानियों की यहाँ पर 1800 बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर जो रहने वाले हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इस पूरे विषय पर जो कार्रवाई शुरू हुई है, तो इस कार्रवाई के बाद समझिएगा कोशिश यही है कि ऐसे लोग की पहचान हो सके और उन्हें पकड़ा जा सके। तो आगे देखते हैं ये जांच कहां तक पहुंचती है, सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, लगातार हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी लगातार जांच हो रही है, उन पर लगातार कार्यवाही हो रही है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कोई पनाह नहीं मिलेगा, उन पर ठोस और मजबूत कार्यवाही होगी। और आने वाले समय में इस प्रकार के संदिग्ध लोगों का छत्तीसगढ़ में रहना पूरी तरह से बंद होगा और स्पेशल टास्क फोर्स के गठन से ये छत्तीसगढ़ की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा निर्णय है, बड़ा काम है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेताओं के हाथ में प्रदेश में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी संख्या, नामों की सूची हुआ करती थी, कौन कौन स्थान में हैं। तो आपने देखा जो भी विषय थे जिनकी हम बात कर रहे थे, अलग अलग विषय थे जिनकी हमने चर्चा की। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जब बीकानेर पहुंचे, वहां पास ही जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, आपने वो भी बातें सुनी जिसमें कि विदेश मंत्री के बयान पर जो सवाल किए जा रहे थे, और इसके साथ ही साथ हमने और भी बातें सुनी जैसे कि पाक एजेंट बताया जा रहा है, उसके विषय में क्या कुछ चल रहा है।
तो ऐसे ही विषयों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे कौन से तथ्य हैं जो जानने आवश्यक हैं। कोशिश की जाएगी कम से कम जानने की। तो चलिए आज के इस विशेष चर्चा में सिर्फ इतना ही। इस महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे देखने की टॉप एंगल से। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।